ओके स्टूडेंट्स, आज बच्चों हम चैप्टर हाउ फोर्स इफेक्ट मोशन के सेकंड पार्ट को यहाँ पर करने वाले हैं। और इसमें जो हम टॉपिक आज स्टार्ट करेंगे वो आपका न्यूटन्स फर्स्ट लॉ होगा। बच्चों, न्यूटन फर्स्ट लॉ को समझने से पहले बच्चों हम यहाँ पर समझना होगा गैलीलियो को। ओके, गैलीलियो ने क्या नियम दिया था उसके बारे में डिस्कस करते हैं। आप बच्चों यहाँ पर समझने की कोशिश करना। वन, ये फिगर वन है। ये फिगर टू। फिगर थ्री। ये फिगर फोर। ओके, यहां पर बच्चों हमारे पास एक बॉल है। हमने इस बॉल को यहां से ड्रॉप कर दिया, छोड़ दिया है। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि बॉल पहले नीचे की तरफ आएगी और फिर बॉल बच्चों यहां तक जाएगी। पर्टिकुलर दोनों की यहां पर हॉरिजॉन्टल रेंज सेम रहने वाली है। गैलीलियो ने बताया था कि अगर एक्सटर्नल फोर्स को हम जीरो मान लें। एक्सटर्नल फोर्स कैसा? जैसे फ्रिक्शनल फोर्स। ओके, अगर आप यहां पर एक्सटर्नल फोर्स को जीरो कंसीडर कर लेते हैं तो बॉल हम जिस हाइट से छोड़ेंगे तो पर्टिकुलर उसी हाइट तक ही गई है। अब यहां पर दूसरा केस देखिए, फिगर टू। आप यहां पर देख सकते हैं बच्चों, पर्टिकुलर ये जो बॉल है इस बार थोड़ा सा दूर तक गई। क्यों? क्योंकि बच्चों यहां पर ये जो आपको एंगल दिखाई दे रहा है, ये एंगल पहले के मुकाबले थोड़ा सा इंक्रीज हो गया है। ओके, जिस कारण से ये सरफेस इस सरफेस के मुकाबले थोड़ी सी इंक्रीज हो गई है और बॉल बच्चों इतनी हाइट तक गई है। थर्ड केस को देखिए, बॉल फिर से हमने इसी हाइट से ड्रॉप करी है और बॉल कब तक चलती रही? जब तक कि दोनों की हाइट सेम नहीं हो गई। तो यहां पर देखिए, बॉल अभी भी हमारी चलनी शुरू कर रही है और ये यहां पर पर्टिकुलर जितनी हाइट पहले थी, इनिशियल हाइट, अभी भी बच्चों ये अपनी पर्टिकुलर उसी हाइट तक ही जाएगी। तो बॉल अपनी यहां तक आ गई है। ओके, अब इस फिगर में देखिए, हमने यहां पर बॉल को छोड़ दिया है और ये आपकी हॉरिजॉन्टल सरफेस है। तो हॉरिजॉन्टल सरफेस आपको क्या बता रही है? एक्चुअली ये हाइट हॉरिजॉन्टल है तो ये कभी इसे छू नहीं पाएगी, पर्टिकुलर इतनी हाइट तक नहीं हो पाएगी। जैसे ये पर्टिकुलर जितनी हाइट थी तो ये आगे चलकर कहीं ना कहीं इसी हाइट तक मैच कर जाएगी। ये भी पर्टिकुलर जिस हाइट पर थी, ये सरफेस भी पर्टिकुलर उसी हाइट तक मैच कर जाएगी। और इस सरफेस को भी देखिए बच्चों, यहाँ पर जितनी हाइट है ये सरफेस भी पर्टिकुलर इसी हाइट तक मैच कर जाएगी। लेकिन ये सरफेस जो आपकी दिखाई दे रही है, ठीक है, और ये वाली सरफेस जो देखिए बच्चों, ये हॉरिजॉन्टल है, ये पर्टिकुलर इस हाइट तक कभी मैच कर ही नहीं पाएगी। तो यहां पर बॉल मूव इनफाइनाइट। ओके, तो गैलीलियो ने सिंपल हमें इतना समझाया था कि अगर हम एक्सटर्नल फोर्स को खत्म कर दें तो हमारी एक्सटर्नल फोर्स मींस फ्रिक्शनल फोर्स को हम यहां पर खत्म कर दें तो ये जो हमारी बॉल है, ये जिस हाइट से आई है, ये पर्टिकुलर जब तक इसे ये हाइट नहीं मिल जाएगी ये पर्टिकुलर चलती ही रहेगी। ओके, तो ये गैलीलियो ने हमें बताया था। ओके, अब गैलीलियो के इस पॉइंट को यहां पर न्यूटन्स की लैंग्वेज में हम किस तरह से समझेंगे, आप देखिए बच्चों यहां पर। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ओके,
अब न्यूटन ने क्या बताया? न्यूटन ने ये बताया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट में है तो इट ऑलवेज कंटिन्यू इन रेस्ट, वो हमेशा रेस्ट में ही रहने वाला है। अगर ऑब्जेक्ट आपका मोशन में है तो पर्टिकुलर वो हमेशा ही मोशन में रहने वाला है। कब तक? जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाई जाए। ओके। और गैलीलियो ने क्या बताया था कि अगर हम एक्सटर्नल फोर्स को खत्म कर दें तो ऑब्जेक्ट जिस सिचुएशन में है वो उसी सिचुएशन में बना रहेगा। और न्यूटन ने क्या कहा कि अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन में आपको चेंज करना है तो आपको एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट होने वाली है। ओके, ठीक है। दोनों का कहने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन चीजें एक ही है। तो यहां पर न्यूटन फर्स्ट लॉ आपका क्या रहने वाला है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट इट ऑलवेज रिमेन इन रेस्ट, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन इट ऑलवेज रिमेन्स इन यूनिफॉर्म मोशन एंड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन अनटिल अनलेस अप्लाई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स, जब तक कि आप इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। ओके, तो ये न्यूटन ने बताया था। आगे देखिए बच्चों, तो यहां पर देखिए बच्चों, पोज एंड पोंडर को देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग with a constant velocity, is there a net force acting upon it? एक ऑब्जेक्ट है बच्चों यहां पर, वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब है उसकी वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। तो जब किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में कोई भी चेंज आपको देखने के लिए नहीं मिलता है बच्चों, इट मींस उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रही है। ओके, क्योंकि आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा बच्चों, छोटी क्लास में पढ़ा होगा, F इक्वल टू एम ए, मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर आप फोर्स लगाओगे तो एक्सेलरेशन देखने के लिए मिलता है। एक्सेलरेशन मींस वेलोसिटी में चेंज देखने के लिए आपको मिलता है। ओके, तो यहां पर वेलोसिटी में कोई भी चेंज आपको देखने के लिए नहीं मिल रहा है क्योंकि वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट वेलोसिटी मींस देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी। ओके, और वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं देखने के लिए मिल रहा है, इसका मतलब है यहां पर कोई फोर्स नहीं लग रही है। ओके, तो नेट फोर्स क्या होगी बच्चों यहां पर? तो नेट फोर्स होगी यहां पर 0। ओके, आप देखिए यहां पर फोर्थ क्वेश्चन, सपोज नो नेट फोर्स इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट पर कोई भी फोर्स काम नहीं कर रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन आर पॉसिबल, कौन सी सिचुएशन यहां पर पॉसिबल हो सकती है? पहला पॉइंट देखिए, ऑब्जेक्ट रिमेन्स एट रेस्ट इफ एट रेस्ट। अब इसने कहा कि यहां पर कोई भी फोर्स नहीं लग रही है, और अभी आपको बताया था कि अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा। ये पहला ऑप्शन तो मुझे बच्चों करेक्ट लग रहा है। सेकंड, ऑब्जेक्ट कीप्स मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी इफ ऑलरेडी मूविंग। हाँ, ये बात भी सही है बच्चों। अगर ऑब्जेक्ट आपका पहले से ही किस में है? मोशन में है, और वो भी कैसा? कांस्टेंट वेलोसिटी। तो बच्चों वो अपने पर्टिकुलर उसी वेलोसिटी से चलता रहेगा। ओके, ऑब्जेक्ट कीप्स मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी इफ ऑलरेडी मूविंग, अगर वो पहले चल रहा है तो उसी वेलोसिटी से वो चलता रहेगा। आप देखिए यहां पर फोर्थ क्वेश्चन, सपोज नो नेट फोर्स इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट पर कोई भी फोर्स काम नहीं कर रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन आर पॉसिबल, कौन सी सिचुएशन यहां पर पॉसिबल हो सकती है? पहला पॉइंट देखिए, ऑब्जेक्ट रिमेन्स एट रेस्ट इफ एट रेस्ट। अब इसने कहा कि यहां पर कोई भी फोर्स नहीं लग रही है, और अभी आपको बताया था कि अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा। ये पहला ऑप्शन तो मुझे बच्चों करेक्ट लग रहा है। सेकंड, ऑब्जेक्ट कीप्स मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी इफ ऑलरेडी मूविंग। हाँ, ये बात भी सही है बच्चों। अगर ऑब्जेक्ट आपका पहले से ही किस में है? मोशन में है, और वो भी कैसा? कांस्टेंट वेलोसिटी। तो बच्चों वो अपने पर्टिकुलर उसी वेलोसिटी से चलता रहेगा। ओके, ऑब्जेक्ट कीप्स मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी इफ ऑलरेडी मूविंग, अगर वो पहले चल रहा है तो उसी वेलोसिटी से वो चलता रहेगा।
थर्ड देखते हैं बच्चों, थर्ड क्या कहा है, ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन। तो इसने बताया यहां पर ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन। कांस्टेंट एक्सीलरेशन का मतलब क्या है बच्चों, कि आपकी वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। ओके, तो यहां पर बच्चों मुझे ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन, ये भी मुझे यहां पर ठीक लग रहा है। और ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी इफ ऑलरेडी मूविंग, तो ये भी बच्चों मुझे यहां पर ठीक लग रहा है। ओके, तो तीनों सिचुएशन यहां पर पॉसिबल है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, इन द रियल वर्ल्ड it is difficult to find a situation where no force are acting on an object, but by applying additional forces a condition can be achieved where the net force on the object is zero. Explain with the help of example. ओके बच्चों, सोचिए यहां पर दिमाग लगाइए, किसने यहां पर क्या कहा, इन द रियल वर्ल्ड। हम बच्चों रियल वर्ल्ड की बात करते हैं, हम इस वक्त सब जो है वो रियल वर्ल्ड के अंदर है। ओके, इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड अ सिचुएशन, तो ये फाइंड करना, ये सिचुएशन फाइंड करना बड़ा कठिन है, वेयर नो फोर्स आर एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। आप बच्चों कहीं पर भी चले जाइए, आप अगर आप कहीं ग्राउंड पर चल रहे हैं तो वहां पर भी बच्चों फ्रिक्शनल फोर्स काम करती है। आप अगर पर्टिकुलर आप ट्रैवलिंग भी कर रहे हैं बच्चों, तो एयर भी आपको रोकने की कोशिश करती है, वो भी आपके अपोजिट काम करती है। तो यहाँ पर इस रियल वर्ल्ड के अंदर अगर आप खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, तो आप पर ग्रेविटी भी काम करती है बच्चों। एक्चुअली रियल वर्ल्ड में आप कुछ भी वर्क कर रहे हैं बच्चों, तो यहाँ पर आपको एक्सटर्नल फोर्स देखने के लिए मिलती है। ओके, तो ये बात सही कह रहा है, फोर्स आर एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट बट बाय अप्लाइंग एडिशनल फोर्स। लेकिन हम एडिशनल फोर्स अगर अप्लाई करते हैं तो अ कंडीशन कैन बी अचीव्ड वेयर द नेट फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज जीरो। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। ओके, आप यहां पर समझिए बच्चों कि आप एक साइकिल चला रहे हैं। ओके, आपने पेंडलिंग मारनी बंद कर दी, तो आप एक चीज ऑब्जर्व करेंगे कि आपकी स्पीड समय के साथ साथ डिक्रीज होने लगेगी। ओके, इसका मतलब क्या है, आप पर अनबैलेंस फोर्स लगी हुई है जो आपके अपोजिट काम कर रही है, जो आपकी वेलोसिटी को डिक्रीज कर रही है। तो आपने क्या करा बच्चों, जहां पर आपको लगता है कि वेलोसिटी डिक्रीज होने लगी, आपने अपने आप से बच्चों आपने फिर से फोर्स लगाई और फोर्स लगाने पेंडलिंग करनी शुरू करी, तो आपने वापस अपनी पुरानी वाली वेलोसिटी को गेन कर लिया है। बात समझ में आ रही है बच्चों, कि एक तरफ आपके अपोजिट फोर्स काम कर रही थी जो आपको वेलोसिटी रोक रही थी, आपने पेंडलिंग पर फोर्स लगाई और वापस आपने पुरानी वाली वेलोसिटी को गेन कर लिया है। तो आपने यहां पर क्या करा बच्चों, नो आपने नेट फोर्स को जीरो कर दिया है। नेट फोर्स जीरो आप ऐसे समझ सकते हैं बच्चों, एक टेबल है, एक टेबल के अपोजिट साइड दो बच्चे खड़े हुए हैं, एक राइट में एक लेफ्ट में, और दोनों के दोनों इक्वल फोर्स के साथ आपस में एक मेज को खींच रहे हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि रिजल्टेंट फोर्स उनकी जीरो है, यानी कि नेट फोर्स यहां पर जीरो है। टेबल अपनी उसी सिचुएशन में बनी रहेगी, और ऐसे ही बच्चों साइकिल अपनी पर्टिकुलर उसी सिचुएशन में बनी रहेगी। ओके, तो आई थिंक आपको बच्चों यहां पर समझ में आ चुका है। हम यहाँ पर न्यूटन फर्स्ट लॉ से रिलेटेड कुछ एप्लीकेशन भी कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, आपने एक पेड़ देखा होगा, सहतूत का पेड़। ओके, आप बच्चों पर्टिकुलर जब आप उसे हिलाएंगे, आप उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो फोर्स अप्लाई करने पर जो ब्रांच होगी तो वो बच्चों अपनी पोजीशन से शिफ्ट होगी, लेकिन जो आपका फ्रूट है यानी कि सहतूत, वो पर्टिकुलर वहीं पर रुका हुआ है अभी। तो यानी कि जब आपने ब्रांच को तो शिफ्ट कर दिया, लेकिन आपने सहतूत तो वहीं रहा, तो वो नीचे गिर पड़ता है। तो यहाँ पर ये भी न्यूटन की फर्स्ट लॉ की एप्लीकेशन के अंदर आता है। इसके अलावा बच्चों आप यहाँ पर आप कैरम खेला होगा बच्चों आपने, और कैरम की जो गोटी होंगी उनकी आपने बिल्डिंग बनाई होगी, और आपने जब स्ट्राइकर से स्ट्राइक करा होगा बच्चों, जो नीचे वाली गोटी फास्ट निकल कर चली जाती है, ऊपर वाली बिल्डिंग वहीं की वहीं रहती है। तो यहाँ पर ये भी बच्चों न्यूटन फर्स्ट लॉ पर है। आप जिस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएंगे पर्टिकुलर वही ऑब्जेक्ट आपका मोशन में आएगा, और अदर ऑब्जेक्ट आपके पर्टिकुलर अपनी उसी सिचुएशन में बने रहने वाले हैं। ओके, इस तरह से और भी एग्जांपल हो सकते हैं बच्चों, जैसे कि आप एक बस के अंदर सफर कर रहे हैं, तो जब बस के अंदर सफर करते हैं बच्चों, आप सपोज करें कि बस स्टार्टिंग में वो रेस्ट में है, आप भी रेस्ट में है, आपके फुट लेकिन बस की फ्लोर से जुड़े हुए हैं। अचानक बस ने चलना स्टार्ट करा, और जैसे ही बस ने चलना शुरू शुरू किया बच्चों, तो बस की सरफेस मोशन में आ गई, और बस की सरफेस से आपके पैर भी टच है, तो वे भी मोशन में आ गए, लेकिन आपकी अपर बॉडी अभी फ्री थी। तो आपको ऐसा लगता है कि पैर आगे की तरफ और आप पीछे की तरफ गिरते हैं। अचानक जब बस को रोकते हैं, स्टॉप करते हैं, तो बच्चों आप भी मोशन में हैं और बस भी मोशन में है, आपकी बॉडी बस से जुड़ी हुई है। जैसी बस स्टॉप हुई,
तो आपके पैर तो रुक गए, लेकिन आपका अपर पार्ट अभी भी मोशन में है, जिससे कि आप आगे की तरफ गिर पड़ते हैं। ओके, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं बच्चों जो न्यूटन फर्स्ट लॉ की एप्लीकेशन पर बेस्ड हैं। ओके, आगे देखिए बच्चों। न्यूटन सेकंड लॉ। ओके स्टूडेंट्स, न्यूटन सेकंड लॉ आपका सिंपल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है बच्चों, और इस लॉ से आप फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ दोनों को भी ड्राइव कर सकते हैं। लेकिन बच्चों हम उतने डिटेल में नहीं जाने वाले यहाँ पर, और उसकी नीड यहाँ पर नहीं है। बस आपको एक बात ये समझनी है बच्चों कि न्यूटन जो सेकंड लॉ है, इसे समझने से पहले आपको मोमेंटम को समझना पड़ता है। अभी मोमेंटम क्या होता है बच्चों, आप इसे ऐसे समझ लीजिए कि आपका पर्टिकुलर कुछ मास है और आप एक साइकिल पर ट्रेवलिंग कर रहे हैं, आप साइकिल चला रहे हैं। तो पर्टिकुलर साइकिल आप मान लीजिए 20 kg की, और आपका वेट मान लीजिए यहाँ पर पर्टिकुलर आपका मास 50 kg मान लीजिए, तो कुल मिलाकर 70 kg हो चुका है। ओके, अब आप पर्टिकुलर 2 किलोमीटर पर आवर या फिर आप 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से उसे मूव कर रहे हैं साइकिल को। तो बच्चों आपका मोमेंटम सिंपल सा देखने के लिए मिलता है, आपका 70 kg आपका मास हो चुका था, और आपकी वेलोसिटी कितनी थी, 2 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर 70 इंटू 2 कितना आता है बच्चों, 140 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ओके, तो यहाँ पर ये जो आपने वैल्यू फाइंड करी, ये आपकी मोमेंटम है। मोमेंटम होता क्या है, मोमेंटम को पी से डिनोट करते हैं, और ये होता है प्रोडक्ट किसका, मास और वेलोसिटी का। तो मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो पर्टिकुलर कोई ऑब्जेक्ट जो मोशन में है, उसकी वेलोसिटी को उसके मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो उसका मोमेंटम निकल कर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब यहां पर आपको एक बात यह समझनी है कि जो कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका इनिशियल कुछ मोमेंटम होगा, क्योंकि मास इनटू वेलोसिटी। कुछ समय बाद हो सकता है उसकी वेलोसिटी में चेंज आ जाए। जैसे सपोज करो, अभी एग्जांपल बताया था कि एक स्टूडेंट है, वो साइकिल चला रहा है, उसका मास 70 kg है, वेलोसिटी 2। अचानक उसने अपनी स्पीड को इंक्रीज करना शुरू कर दिया, और कुछ समय बाद उसकी वेलोसिटी हो गई कितनी, 10। 2 से बदलकर बच्चों 10 हो गई, मास में कोई भी चेंज नहीं आया। तो यहां पर आप देख सकते हैं 700 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ओके, तो यहां पर मोमेंटम कितना निकल कर आया बच्चों, 700 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो आपने देखा कि ऑब्जेक्ट तो पर्टिकुलर एक ही है, लेकिन उसने अपनी वेलोसिटी चेंज करी। तो वेलोसिटी चेंज करने से बच्चों उसका मोमेंटम भी क्या हो गया, चेंज हो गया। तो ये पहला मोमेंटम है और ये सेकंड मोमेंटम है। ओके, आप इसे फर्स्ट मोमेंटम कंसीडर कर लीजिए, और इसे आप सेकंड मोमेंटम कंसीडर कर लीजिए। आप इन दोनों मोमेंटम को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यानी कि P2 में से P1 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो ये क्या आएगा बच्चों, 700 माइनस 140। तो आपको देखने के लिए मिलता है कितना बच्चों, यहां पर 560। आपको मोमेंटम में कितना चेंज देखने के लिए मिला, 560। तो चेंज इन मोमेंटम। अब बच्चों वेलोसिटी एकदम से तो आपकी 10 नहीं हो गई, तो 10 होने में कुछ टाइम तो लगा होगा। तो पर्टिकुलर जो टाइम वेलोसिटी चेंज होने में लगा है बच्चों, पर्टिकुलर उसी टाइम से आप इसे चेंज इन मोमेंटम को डिवाइड कर दीजिए। चेंज इन मोमेंटम को आप शॉर्ट में डेल्टा पी बोल सकते हैं, और उस टाइम से आप डिवाइड कर दीजिए, यही आपकी फोर्स है। तो न्यूटन सेकंड लॉ आपका क्या है, तो न्यूटन सेकंड लॉ आपका है बच्चों, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। ओके स्टूडेंट्स, इस टॉपिक का जो डेरिवेशन है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। आज के लिए इतना ही।